हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि एकदम मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए, हर रोज़ की तरह आज हम लोग जो है नए मेहनत के लिए नए उमंग के साथ जो है एक अर्थशास्त्र का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जो होता है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, इससे जो है आपका वीवीआई प्रश्न को छाट कर लाया गया है। तो जो भी मतलब चाहते हैं कि हमारा बोर्ड एग्ज़ाम में अधिक से अधिक नंबर आए, तो वो इस क्लास को पूरे अच्छी तरह से देखेंगे और जो भी पढ़ाया जाएगा इसको बिल्कुल अच्छी तरह से याद रखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको जो भी 2025 में जो भी आने वाला क्वेश्चन है ना, सब यहीं से आएगा। इतना आप जान लीजिए कि जितना भी क्वेश्चन आएगा सब यहीं से आएगा। एकदम आप अगर पढ़ लेते हैं तो समझ जाइएगा कि आपका सच में 90% जो है पार कर जाएगा। मतलब 90% से अधिक नंबर आप बोर्ड एग्जाम में लाने वाले हो। इसके पहले आप देखिए, अगर आप 12th के क्रैश कोर्स मतलब कि बैच लेना चाहते हैं, क्रैश कोर्स परचेज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप जो है बाला स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पर जो है आपको मात्र 199 में जो है आपको ये बैच प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो आप चाहते हैं तो अभी आप जाके खरीद सकते हैं। ठीक है, विशेष हम लोग का जो चैप्टर है उस पर बातें करेंगे। ठीक, हमारा पहला क्वेश्चन, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो भी पढ़ाया जाता है आप ना एक कॉपी रखिएगा और वह कॉपी पर आप नोट करते चलिएगा, ताकि अगर आपको रिवीजन की ज़रूरत पड़े तो आपको फिर से वीडियो पुनः ना देखना पड़े, या फिर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप तुरंत अपना कॉपी खोलकर आप देख सकते हैं। ठीक, हमारा पहला क्वेश्चन है कि उपभोक्ता के बजट सेट से आप क्या समझते हैं। जो उपभोक्ता मतलब समझते हैं ना, कंज्यूमर, जो हम उपभोक्ता होता है उसका बजट सेट क्या है, इसके बारे में क्वेश्चन हम लोग से पूछ रहा है। तो हम लोग आंसर को जानेंगे। यह वस्तुओं के उन सभी मंडलों का समुच्चय है ना, वस्तु के उन सभी मंडलों का समुच्चय जिन्हें उपभोक्ता प्रचलित बाजार की कीमत पर, जो बाजार की कीमत होती है ना, कोई भी चीज जैसे हम लोग खरीदते हैं, सपोज उदाहरण दे पार्ले जी बिस्कुट, अगर वो 3 रुपया या 5 रुपया का है तो हम जानते हैं कि उसका बाजारू कीमत कितना है, 3 या 5 रुपया। अगर हमें कोई कह देगा नहीं ये छोटा पैकेट तो 10 का है, तो हम मानेंगे नहीं। वही बात है, बताया गया कि जो प्रचलित बाजार की कीमत होता है उस पर अपनी आय से खरीद सकता है कोई भी कोई भी उपभोक्ता। जो बाजार का कीमत चल रहा है, जो बाजार में प्रचलित कीमत है किसी वस्तु का, वह कीमत पर अपनी आय से अगर कोई चीज को खरीद सकता है ना, या फिर उपभोक्ता के लिए उपलब्ध वस्तुओं के बंडलों के समुच्चय को बजट सेट कहते हैं। मतलब वही हुआ, या खरीदना ही क्या कहलाया, बजट सेट कहलाया। ठीक है, तथा उपलब्ध बंडलों के सेट दोनों वस्तुओं का कीमत और उपभोक्ता के आय पर निर्भर करता है। जो बंडलों का सेट होता है वो दोनों वस्तु का कीमत और उपभोक्ता का जो आय होता है ये दोनों पर डिपेंड करता है। ठीक है, बात आई समझ में। एक बार इसको फिर से देखिएगा, ये लाइन जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि जो उपभोक्ता का जो होता है उसका बंडल होता है और दोनों की जो वस्तु होती है और उपभोक्ता का जो आय होता है, ये सब दोनों एक दूसरे पर निर्भर करता है। ठीक, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और चलते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बजट रेखा। देखिए, क्वेश्चन आपके लिए जो भी लाया गया ना, एकदम यूं समझ लीजिए कि एकदम छाट कर आपके लिए ही एकदम मेहनत करके छाट कर लाया हुआ, ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन अगर पेपर में मिले तो आपको ऐसा लगे कि अरे ये क्वेश्चन तो हम पढ़ चुके हैं, यानी कि हमको याद है। बजट रेखा क्या है? बजट रेखा वह रेखा जिस पर वस्तुओं के वे सभी समुच्चय होते हैं जिनकी लागत उपभोक्ता के आय के समान होती है। ध्यान से समझिएगा, उपभोक्ता का, अगर हम किसी चीज़ की उपभोग कर रहे हैं, ठीक है, और जो हमारी आय है, आय का मतलब समझते हैं ना, इनकम, जो हमारी आय है वो सभी क्या लिखा हुआ कि जिस रेखा पर है ना वस्तु के वे सभी समुच्चय होते हैं जिनकी लागत क्या होती है उपभोक्ता के आय के। जैसे कोई वस्तु हम खरीदे, कोई भी चीज़ खरीदे तो उसकी जो लागत है वो हमारा आय से क्या हो, बराबर हो, इसी रेखा को हम क्या कहेंगे, बजट रेखा कहेंगे। ठीक, क्वेश्चन छोटा था, इसको तो यूं ही आप लोग याद कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3,
बजट रेखा की प्रवणता नीचे की ओर क्यों होती है, उसकी जो प्रवणता होती है वो नीचे की ओर क्यों होती है, इसके बारे में जो है क्वेश्चन पूछा गया। बजट रेखा की प्रवणता वह दर है ना, वह रेट है जिस पर उपभोक्ता बाजार में एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु लेने में सक्षम होता है। हम लोग कभी कभी दुकान, आप लोग भी जाते होंगे या हर कोई जाता है, तो आप लोग देखे होंगे लिखा हुआ रहेगा बोर्ड पे आपको कि जो बिका हुआ सामान है वो सिर्फ एक्सचेंज होगा, है ना, मतलब एक्सचेंज होगा, आप वापस नहीं किया जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आप सामान लिए, सपोज वो सामान अगर 500 रुपये की है, तो आप अगर ये सामान आपको पसंद नहीं आया तो आप उसी रेट का 500 का ही आप दूसरा सामान ले सकते हैं। आप चाहिएगा कि हम पैसा दे दे, मतलब कि हमको पैसा रिटर्न में दे दे दुकानदार, तो ऐसा नहीं हो। तो वही बात को यहाँ पर बताया जा रहा है कि कोई भी वस्तु का जो रेट है, ठीक है, अगर उपभोक्ता एक वस्तु को छोड़कर एक वस्तु के स्थान पर वह क्या दूसरी वस्तु लेने में सक्षम हो, क्या हो, सक्षम। बजट रेखा का ढाल ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक का मतलब समझते हैं, घटता है, ठीक है, क्योंकि यदि उपभोक्ता एक वस्तु के अतिरिक्त इकाई का उपभोग बढ़ाना चाहता है तो दूसरी वस्तु की कुछ इकाइयों का त्याग करना पड़ेगा। अगर आप एक उपभोक्ता क्या करता है, एक वस्तु की कुछ इकाइयों को अगर वह बढ़ाता है तो दूसरा को घटाता है, और दूसरा को घटाता है तो पहला को बढ़ाता है। समझिए ना कि उसकी प्रवणता नीचे क्यों होती है, ठीक। इसको याद आप लोग जो है ना, इसको कम से कम 2 या 3 बार जो है देखिएगा और याद करते चलिएगा। और वैसे बच्चे के लिए खास इन्फॉर्मेशन जो बीच में वीडियो छोड़कर चले जाते हैं, अगर आप अभी आपको लग रहा है कि चलो थोड़ा सा मैसेज आ गया, नोटिफिकेशन व्हाट्सएप पे आ गया, तो आप क्लास करते करते व्हाट्सएप में चले जाते हैं, ऐसा अभी कीजिएगा, आपको अभी अच्छा लगेगा। लेकिन जब बोर्ड एग्जाम में आप फिर से ही वीडियो देखिएगा और जब लगेगा अरे ये क्वेश्चन तो था, काश हम उस समय देख लिए होते तो पछताना नहीं पड़ता। तो इसलिए हम पहले ही बोल दे रहे हैं कि आप जो है यूट्यूब पे अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो व्हाट्सएप, इंस्टा ये सब पर बिल्कुल ध्यान नहीं दीजिएगा, नहीं तो शायद आपको एग्जाम में, यानी कि एग्जाम का क्वेश्चन देखते ही आपको हमारी बात याद आ जाए, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन नंबर 4 है बजट रेखा। बजट रेखा समीकरण हमसे क्वेश्चन मांग रहा है, इसका समीकरण क्या होता है, समीकरण तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। देखिए इसका समीकरण होता है P1, है ना, P1 गुने x1, है ना, P1 गुने x1 प्लस P2 गुने x2, ठीक है, बराबर 1। जहां पर आपको जो है P1 वस्तु की कीमत है, P1 क्या है, P1 पहली वस्तु की कीमत होती है और P2 दूसरी वस्तु की कीमत होती है। वहीं x1 पहली वस्तु की मात्रा होती है और x2 दूसरी वस्तु की मात्रा होती है। अब आपके सवाल दिमाग में आ रहा होगा कि बताइए एम क्या होता है। एम का मतलब होता है कि जो हमारा इनकम है, कोई भी उपभोक्ता है ना, जो वस्तु का उपभोग कर रहा है उसका इनकम एम का मतलब होता है, ठीक है। कोई बात नहीं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसका बजट रेखा समीकरण P1 इंटू x1 प्लस P2 इंटू x2 इक्वल टू m, ठीक है, जहाँ m पहली वस्तु की कीमत है ना, P2 दूसरी वस्तु की कीमत, x1 पहली वस्तु की मात्रा और x2 दूसरी वस्तु की मात्रा होती है, और m का मतलब होता है उपभोक्ता की आय, इनकम ऑफ कंज्यूमर, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, एक दिष्ट अधिमान से आप क्या समझते हैं। एक दिष्ट अधिमान, हमारा क्वेश्चन है कि बताइए कि एक दिष्ट अधिमान अधिमान होता क्या है, ठीक है। एक दिष्ट अधिमान का अर्थ है कि एक उपभोक्ता किन्हीं 2 बंडलों में से एक बंडल को अधिक प्राथमिकता देता है। आप लोग के घर में अगर 2 बच्चे होते हैं, एक छोटे होते हैं एक बड़े होते हैं, तो आप लोग देखे होंगे कि छोटा बच्चा को खाने पीने वाला की चीज़ कुछ अधिक मिलता है और बड़े बच्चों को कम मिलता है। लेकिन छोटा रहने पर कभी कभी घाटा भी हो जाता है। अगर इसमें कोई छोटा होंगे तो समझ गए होंगे,
कि कहाँ पे घटा होता है। वही बात को यहाँ पर बोला है कि दो बंडल में जिसमें क्या करता है, एक बंडल को अधिक प्राथमिकता देता है, अधिक वैल्यू देता है, ठीक है, अधिक प्राथमिकता देता है, जिसे इन वस्तुओं में से कम एक वस्तु अधिक मात्रा और दूसरे बंडल की तुलना में दूसरी वस्तु की भी कम मात्रा। मतलब दो बंडल रहता है जिसमें उपभोक्ता क्या करता है, एक वस्तु को अधिक, मतलब कि एक वस्तु को प्राथमिकता मतलब अधिक देता है और दूसरा को कम देता है, जिसमें क्या होता है कि एक वस्तु की मात्रा कम होती है और दूसरी वस्तु की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है। अर्थात उस बंडल का चयन करता है जिस बंडल में ज्यादा वस्तुएं उपस्थित रहती है। आप लोग भी मार्केट में जाते हैं कुछ खरीदने के लिए, तो अगर जहाँ पर दिख जाए 100 रुपया में 4 सामान, तब आपको वहाँ पर भीड़ लगा देते हैं। लेकिन जहाँ पर आपको दिखेगा 100 रुपया में 1 सामान, वहाँ पर भीड़ कम रहता है। रीजन है कि उपभोक्ता कम पैसे में कम लागत में अधिक से अधिक सामान खरीदना चाहता है, ठीक है। वही बात लिखा हुआ है कि उस बंडल का चयन उपभोक्ता क्या करता है, उपभोक्ता उस बंडल का चयन करेगा जिस बंडल में वस्तु ज्यादा उपस्थित रहती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, यहाँ पर 6 में है कि बताइए सामान्य वस्तु से आप क्या समझते हैं। सामान्य वस्तु है ना, देखिए एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चन है सब एनसीईआरटी से दिया गया, इस पे जो है विशेष फोकस कीजिएगा। समान वस्तु कहते हैं, समान मतलब नॉर्मल, वह वस्तु जो समान वस्तु है, वह वस्तुएं समान वस्तुएं कहलाती है जिनकी मांग उपभोक्ता की आय बढ़ने पर बढ़ती है। मतलब वो नॉर्मल होता है। अगर हमारा आय बढ़ गया, इनकम बढ़ गया, तो उस वस्तु का मांग बढ़ जाए, उसको हम समान कहते हैं। जैसे कुछ चीजें होती है ऐसी जिनका मतलब उपभोक्ता का आय बढ़ने पर भी उनका मांग नहीं बढ़ता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है, आप लोग मार्केट में देखे होंगे, कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि जैसे उपभोक्ता का आय बढ़ा, ठीक है, उसका मांग क्या होता है, बढ़ जाता है, और उपभोक्ता के आय घटते ही उसका मांग घट जाता है। मतलब ऐसा चीज जो नॉर्मल हो, मतलब कि रहे तो सही, ना रहे तो सही। जैसे हम लोग खाना बनाते हैं, उदाहरण दे आपको, तो खाना बनाते हैं तो उसमें होता है एक MDH मसाला, है ना। MDH मसाला अगर पैसा अधिक रहता है तो कहते हैं चलो ठीक है खरीद लो, और नहीं रहता है तो बिना MDH मसाला के भी खाना बना देते हैं। मतलब वो पैसा पर डिपेंड करता है, हमारा आय पर डिपेंड करता है। समझ में आया ना। वही बात को यहाँ कहना चाहता है कि समान वस्तु में उस वस्तु को हम कहेंगे, उस वस्तु का नाम रखेंगे जो कि उपभोक्ता के आय बढ़ने पर क्या हो, उसका मांग बढ़ जाए, ठीक है। समझ रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 7 बताइए निम्न स्तरीय वस्तु को परिभाषित कीजिए। ऐसी दो वस्तुओं का उदाहरण दीजिए जो निम्न स्तरीय। समझ रहे हैं, ऐसी दो वस्तुओं को क्या करना है, उदाहरण देना है जो क्या हो, निम्न स्तरीय हो। निम्न स्तरीय वस्तु वह वस्तु है जिसकी मांग उपभोक्ता की आय बढ़ने पर घट जाती है। उल्टा है बाबू, उपभोक्ता की आय क्या होती है, उपभोक्ता की आय बढ़ने पर उसका मांग घट जाती है। वैसा वस्तु को हम निम्न स्तरीय वस्तु कहेंगे जिस वस्तु का मांग उपभोक्ता के आय बढ़ने पर घट जाती है तथा उपभोक्ता की आय घटने पर जो है बढ़ जाती है। उल्टा है, समझ रहे हैं ना। यहाँ पर अगर हमारा आय बढ़ जाए तो उस वस्तु की मांग घट जाती है, और अगर हमारा आय घट जाती है तो उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है। समझ रहे हैं ना। निम्न स्तरीय वस्तुओं कहलाती है। आपसे कोई पूछेगा कि बताइए निम्न स्तरीय वस्तु किसे कहते हैं, तो आप साफ तौर पर कहिएगा कि वैसा वस्तु जिस वस्तु में क्या होती है कि कोई उपभोक्ता का आय अगर बढ़े तो उस वस्तु की मांग घट जाती है, और अगर उपभोक्ता की आय घट जाए तो वस्तु की मांग क्या हो, बढ़ जाती है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार उपभोक्ता की आय तथा निम्न स्तरीय वस्तुओं का मध्य विपरीत संबंध होता है। समझ रहे हैं, विपरीत संबंध, दोनों एक दूसरे का एंटी पार्टी है। अगर एक हाथ ऐसे तो दूसरा हाथ ऐसे रहता है। समझ रहे हैं ना, एक ऐसे तो एक ऐसे, ये दोनों एक दूसरे का एंटी पार्टी है। जैसे मोटे अनाज
पाम ऑयल, ये सब क्या होता है, ये सब इसी का उदाहरण है। ये सब में अगर वस्तु की आय उपभोक्ता की आय मतलब कि उसका इनकम होता है और इनकम बढ़ता है तो ये वस्तु की मांग घटता है, और इसमें वस्तु की मांग अगर बढ़ जाती है तो उपभोक्ता की इनकम घट जाती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 में बताइए, स्थानापन्न को परिभाषित कीजिए। ऐसे दो वस्तुओं का उदाहरण दीजिए जो एक दूसरे के स्थानापन्न हो। स्थानापन्न होता क्या है, पढ़ेंगे उसको कि ऐसी दो वस्तुएं जिनको एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है ना, स्थानापन्न कहलाता है। जैसे एक दूसरे के स्थान पर हम लोग को उदाहरण दे अगर खाने पीने वाली चीजों में, तो रोटी के जगह पर चावल खा लेते हैं या नहीं खा लेते हैं कभी कभी। अब ऐसा नहीं, या फिर और उससे उदाहरण दे तो चाय और कॉफी। ठीक। हम लोग मतलब कि चाय और कॉफी में सेम लगभग रहता है, कोई व्यक्ति चाय पसंद करता है, कोई व्यक्ति कॉफी पसंद करता है। तो यही बात को परिभाषित किया गया है कि वैसा वस्तु जिनका प्रयोग क्या हो एक दूसरे के स्थान पर किया जा सकता है वे वस्तु स्थान वस्तु कहलाते हैं। जैसे चाय व कॉफी, चाय व कॉफी क्या होता है, कभी कभी हम लोग कॉफी नहीं रहने पर चाय से भी काम चलाते हैं और चाय नहीं रहने पर कॉफी से भी काम चलाते हैं। ऐसा होता है नहीं, ये तो आप लोग सब समझ सकते हैं, नॉर्मल चीजें हैं। यहाँ कॉफी की कीमत वृद्धि होने पर चाय की मांग बढ़ जाएगी, सही बात है। अगर देखेंगे हम दोनों में एक ही स्वाद अगर देख रहे हैं, लगभग दोनों में एक ही जैसा पीने में इंटरेस्ट है लोगों को, तो क्या होता है कि अगर कॉफी मान लिया जाए 10 रुपये पैकेट है और चाय 5 रुपये, तो हम लोग क्या सस्ता, उपभोक्ता सदैव सस्ता पे जाएगा, यह बात आप गांठ बांध लीजिए। तो जो चीज़ हमको मतलब कि कम रेट में मिलता है उस चीज़ का हम उपयोग ज़्यादा करते हैं। वही बात है लिखा हुआ कि अगर कॉफी का कीमत में वृद्धि हो जाएगी तो चाय की मांग बढ़ जाएगी। अतः किसी वस्तु की मांग उसके स्थानापन्न वस्तु की कीमत की दिशा को गति करती है। अगर किसी वस्तु की मांग जो होता है उसके स्थानापन्न की वस्तु की कीमत होती है उसकी ओर क्या करती है, उसकी दिशा की ओर गति करती है। जैसे मतलब कि अगर दो चीज स्थानापन्न वस्तु है, अगर एक का रेट बढ़ गया तो दूसरी की ओर इशारा करेगा, दूसरी की ओर गति करेगा कि अगर चाय का रेट बढ़ गया तो हमको कॉफी खरीदना पड़ेगा। ठीक है। जैसे चीनी और गुड़ में आप लोग समझते हैं ना, चीनी के जगह पर हम लोग मतलब पहले के लोग गुड़ ज्यादा खाते थे, सेम उसी प्रकार से ये भी है। अब पूरकों को परिभाषित कीजिए। ऐसी दो वस्तुओं का उदाहरण दीजिए जो पूरक। ठीक है। जिन वस्तुओं के साथ साथ उपयोग किया जाता है, जिन वस्तुओं को साथ साथ उपयोग किया जाता है उसको पूरक कहते हैं। साथ साथ का मतलब समझे, जैसे मोटरसाइकिल और पेट्रोल। हम लोग पेट्रोल का यूज मोटरसाइकिल के बिना नहीं कर सकते और मोटरसाइकिल का यूज मतलब कि प्रयोग पेट्रोल के बिना नहीं कर सकते। अब कुछ लोगों को लगेगा कि पेट्रोल तो हम कोई और वाहनों में डालकर चला सकते हैं, ऐसा नहीं सोचना है। ठीक है। कोई भी आपको वाहन नहीं डालना पड़ेगा तभी यूज होगा। ठीक। पूरक वस्तुओं में एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर दूसरी वस्तुओं की मांग घट जाती है। इसमें हाँ समझने वाली बात है, लिखा गया है कि जो पूरक वस्तुएं होती है उसमें एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर दूसरा वस्तु की मांग बढ़ती नहीं है, घट जाती है। जबकि स्थानापन्न में क्या होता था कि एक का मतलब कि मांग, एक का रेट बढ़ने पर क्या होता था, दूसरा का रेट मतलब दूसरे की ओर इशारा करते थे लोग, दूसरा की ओर चल जाते थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें है जो भी इस पूरक वस्तु होता है, इसमें अगर एक का रेट अगर बढ़ गया, एक का कीमत अगर बढ़ गया तो दूसरा का कीमत घट जाएगा। जैसे अगर पेट्रोल अभी 500 रुपये चल जाए लीटर, लगता ही कोई उतना बाइक यूज करेगा सब। अगर पहले क्या है, पहले के लोग से पूछिएगा तो लोग जो है किलोमीटर 2-4 किलोमीटर ऐसे ही पैदल चल जाते थे। लेकिन अब हमको लगता है 100 मीटर 200 मीटर जाके रहता है ना तो गाड़ियाँ चालू करता है। तो वही बात है कि अगर पेट्रोल का कीमत यहाँ पर अगर बढ़ गया तो श्योर है कि मोटरसाइकिल चलाने वाले जिनका इनकम कम है वो छोटी छोटी दूरी को चाहेंगे कि हम कोई और वाहन से जैसे साइकिल से या पैदल चल रहे हैं। वही बात को यहाँ पर समझाना चाह रहा है क्वेश्चन कि पूरक वस्तु में अगर एक वस्तु की कीमत जहाँ बढ़ गई तो
दूसरा वस्तु का जो है मांग वह घट जाएगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन को समझते चलिए, याद तो यूं आप 2 बार पढ़िएगा ना ऐसे ही याद हो जाएगा। समझना सबसे बड़ी चीज होती है, आप समझ के 2 बार पढ़ लीजिए ना ऐसे ही याद हो जाएगा, फिर आपको उतना रट्टा मारने की जरूरत नहीं होगी। मांग की कीमत लोच को परिभाषित कीजिए। मांग की कीमत लोच क्या होता है इसके बारे में बताना कि कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन तथा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात को हम कीमत लोच कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, मतलब कि जो कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मतलब उसके फल स्वरूप जो होता है मांगी गई मात्रा का जो प्रतिशत में परिवर्तन होता है, जो हम मात्रा मांगते हैं उसका प्रतिशत एग्जैक्ट डेटा में नहीं, प्रतिशत में जो परिवर्तन होता है और कीमत की जो प्रतिशत होती है उसमें परिवर्तन होता है, इन दोनों का रेशियो है ना, इन दोनों को अनुपात को हम कीमत लोच कहते हैं। ठीक, मांग की कीमत का लोच हुआ को मतलब क्या हुआ कि मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। आप इसको नीचे बटा करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 में बताइए कि उपयोगिता से आप क्या समझते हैं। उपयोगिता जो हम उपयोग करते हैं उससे क्या समझते हैं, इसके बारे में हमको आंसर मतलब कि क्वेश्चन पूछा गया है, आंसर देना है। ठीक, उपयोगिता क्या होती है, किसी वस्तु या सेवा का उपभोग से प्राप्त होने वाली संतुष्टि की माप को उपयोगिता कहते हैं। किसी वस्तु या, ध्यान से समझिएगा, किसी वस्तु या सेवा कोई भी गुड्स सेवा सामान है ना, उपभोग से प्राप्त होने वाली संतुष्टि जो होती है, जैसे कोई चीज़ हम खाए, सपोज हम मार्केट से लेकर कोई भी चीज़ का उपभोग किए, कोई भी चीज़ को खाए तो उससे जो हमारी संतुष्टि होती है ना, उसकी जो माप को हम उपयोगिता कहते हैं। या मांग की इच्छा को शांत करना ही उपयोगिता कहलाता है। जो उसकी मांग की जो इच्छा है उसको दबाए रखना, शांत करना ही क्या कहलाएगा, उपयोगिता कहलाएगा। उपयोगिता को यूनिट इकाइयों में मापा जाता है। हर चीज़ की इकाई होती है उसमें। अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताइए उपयोगिता की इकाई क्या होती है, यूनिट उसका क्या होता है, तो हम क्या बोलेंगे, यूनिट। ठीक है, उपयोगिता का इकाई क्या होता है, यूनिट। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि बताइए सीमांत उपयोगिता को परिभाषित करें। सीमांत उपयोगिता क्या होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया, बताइए सीमांत उपयोगिता एक अतिरिक्त इकाई वस्तु या सेवा के उपभोग करने से कुल उपयोगिता में वृद्धि सीमांत उपयोगिता कहलाती है। एक अतिरिक्त वस्तु एक अतिरिक्त इकाई वस्तु या सेवा के उपभोग करने से कुल उपयोगिता, जैसे हम कोई चीज़ को खाते हैं तो उसमें क्या होता है कि कुल उपयोगिता में क्या होती है, वृद्धि होती है, उसे हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं या सीमांत उपयोगिता कहलाती है। उदाहरण देखिएगा, जैसे 4 एप्पल का उपयोग 28 यूटिल में किया गया है ना, 4 एप्पल का उपभोग। अब आप ये ना पूछिएगा कि यूटिल, अब यहाँ पर यूटिल क्या लिखा हुआ, क्योंकि इसके पहले क्वेश्चन में ही आप लोगों को बता दिए कि उपयोगिता का यूनिट जो होता है, इकाई होता है, मतलब मापने का उसका यूनिट होता है, वो यूटिल होता है। तो 4 एप्पल का उपयोग मतलब 4 एप्पल का उपभोग से 28 यूटिल उपयोगिता की प्राप्ति होती है। तो यहाँ देखिएगा, तो 5 एप्पल का उपयोग करने से कुल 30 यूटिल उपयोगिता की क्या होगी, प्राप्ति होती है। यहाँ क्या है, 5 एप्पल उपभोग से 2 यूटिल उपभोक्ता बढ़ गई, ध्यान दीजिएगा। इसलिए वे 5 एप्पल की सीमांत उपभोक्ता 30 - 20 यानी 28 यानी कि 2 यूटिल हो गए। ध्यान से समझिएगा यहाँ पर कि क्या लिखा होगा। पहले तो हमारा बोला गया कि 4 एप्पल से, देखिएगा 4 एप्पल, अगर 4 एप्पल उपभोग किया तो उसमें कितना उपयोगिता प्राप्त हुआ, 28 यूटिल। 4 एप्पल में 28 यूटिल प्राप्त हुआ, जबकि यहाँ 5 एप्पल में
5 एप्पल में कितना 30 यूटिल प्राप्त हुआ, दिख रहा है ना, 5 एप्पल में 30 यूटिल। तो वही बोला कि यहाँ 5 एप्पल में 2 यूटिल उपभोक्ता बढ़ गई। जैसे देखो उसमें बोले थे कितना 28 और इसमें 5 में 30, 5 में कितना हुआ 30, तो 2 यूटिल क्या हुआ बढ़ गया ना, 2 यूटिल क्या हुआ बढ़ गया। तो वही चीज को यहाँ पर बताया गया है। ठीक, इसका ज़्यादा कुछ नहीं था, उदाहरण को आप समझिएगा सिर्फ और परिभाषा को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में है, बताइए कुल उपयोगिता की परिभाषा लिखिए। जो कुल उपयोगिता होती है उसका परिभाषा हमसे मांगा है। कुल टोटल जो होता है, इसको टोटल उपयोगिता के बारे में बताना है। किसी निश्चित समय में वस्तु की कुल इकाइयों के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता। निश्चित समय में, निश्चित समय का मतलब समझते हैं, निश्चित और अनिश्चित में आपको जैसे निश्चित कहे तो 2 मिनट वो निश्चित है, लेकिन बोल देंगे कुछ समय तो वो क्या है अनिश्चित है। वही बोला कि निश्चित समय में वस्तुओं की कुल इकाइयों का उपभोग है ना, जो वस्तु की इकाई होती है उसका उपभोग प्राप्त उपयोगिता का कुल उपयोगिता कहलाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर समय क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, उपयोगिता कहलाता है। ये इकाइयों की कुल उपयोगिता होती है, मतलब कि यहाँ इकाइयों का कुल उपयोगिता एन से दर्शाया गया। आपका जो है आप अगर आगे निकालिएगा तो एन का मान अलग अलग प्रकार से आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 बताइए कुल उपयोगिता की परिभाषा लिखिए। कुल उपयोगिता किसे कहते हैं, तो अभी जस्ट पढ़े ना। कुल उपयोगिता वही होता है किसी निश्चित समय में वस्तु की कुल इकाइयों का उपभोग से प्राप्त उपयोगिता की कुल उपयोगिता है ना, उपयोगिता की कुल उपयोगिता क्या कहलाता है, उपयोगिता कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे एन इकाइयों की कुल उपयोगिता क्या है, U1 + U2, यहाँ आप डैश 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 करके UN तक ले जा सकते हैं। इसका परिभाषा को बढ़िया से याद रखिएगा कि किसी निश्चित समय में कुल वस्तु की कुल इकाई, किसी निश्चित समय में वस्तु की कुल इकाइयों के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता कुल उपयोगिता कहलाता है। दोनों उपभोग से जो प्राप्त होती है वह टोटल उपयोगिता मतलब कुल उपयोगिता कहलाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। और इस इकोनॉमिक्स जो है ना थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ेगा, याद करने पड़ेंगे, आपका जो है इससे अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। सम सीमांत क्या होता है, सम सीमांत उपयोगिता का नियम क्या है पढ़ेंगे। सम सीमांत उपयोगिता का नियम क्या कहलाता है कि नियम का प्रतिपादन मोसेन ने किया। इसका एक अर्थशास्त्री थे, उनका नाम था गोसेन। क्या नाम था बाबू, गोसेन। वह जो है इसका नियम दिए थे कि इसका सम सीमांत उपयोगिता का नियम, इसे गोसेन का दूसरा नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार उपभोक्ता अपनी सीमांत आय से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करना चाहता है। इसके लिए वह अपनी आय इस प्रकार वस्तुओं तथा सेवाओं पर खर्च करता है कि उसे अधिकतम संतुष्टि मिले। जो भी हमारी आय होती है, जो भी उपभोक्ता का आय होता है, वो वैसा वस्तु पर इन्वेस्ट करना चाहता है, खत्म करना चाहता है, जिससे कि उसे अधिक से अधिक संतुष्टि मिले, है ना। इतना आप समझ जाइएगा कि कोई भी उपभोक्ता, कोई भी कंज्यूमर जो है अपना पैसा, है ना, आप भी मार्केट जाते होंगे तो मार्केट में क्या सोचते होंगे कि दुकानदार हमको कम पैसा में अच्छा से अच्छा चीज़ दे दे, है ना, यही ना सोचते होंगे। तो वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसके लिए क्या उपभोक्ता क्या चाहता है, इस प्रकार की वस्तु को खरीदना चाहता है। इससे आता है कि वह जो है अपनी वस्तु का असंतुष्टि अधिकतम से अधिकतम रूप में करे, यानी कि उसे ऐसा लगे कि जो हम खरीदे हैं वो सही रेट पर खरीदे हैं, यानी कि हमारा जो है पूंजी लॉस नहीं हुआ है, हम ठगाए नहीं। समझ में आया ना। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको याद हो रहा होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि बताइए उपभोक्ता संतुलन से क्या अभिप्राय है।
उपभोक्ता संतुलन से क्या अभिप्राय है, इसके बारे में पढ़ेंगे। उपभोक्ता संतुलन से अभिप्राय उस स्थिति से है जब उपभोक्ता अपने व्यय से अधिकतम संतुष्ट प्राप्त करता है। ध्यान से समझिएगा, उपभोक्ता संतुलन से अभिप्राय उस स्थिति से है ना जब उपभोक्ता अपने व्यय से अधिक संतुष्टि प्राप्त करता है। जो हम व्यय करते हैं उससे पूरा एकदम वो संतुष्ट हो जाता है कि नहीं, हम जो व्यय किए वो सही व्यय किए, है ना। व्यय का मतलब समझते हैं ना, देना, खर्च करना, और इनकम आय होता है। समझ रहे, सब छोटा छोटा क्वेश्चन है, ऐसे याद कर लीजिएगा कि उपभोक्ता संतुलन से उस स्थिति का अभिप्राय होता है जिसमें उपभोक्ता क्या करता है, अपनी संतुष्टि को पूर्ण रूप से संतुष्ट करता है कि जो हम व्यय किए वो सही से सही है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा आप लोग। बताइए व्युत्पन्न मांग क्या होता है। जो वस्तुएं अन्य वस्तुओं के उत्पादन में सहायक होती है, वे वस्तुएं जो किसी अन्य वस्तुएं के उत्पादन में क्या होती है, सहायक होती है, जिनका उपयोग उपभोक्ता प्रत्यक्ष रूप से करता है। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट रूप से करता है, जिनकी मांग व्युत्पन्न कहलाती है। वैसा चीज ध्यान दीजिएगा, वे वस्तुएं जो अन्य वस्तु के उत्पादन में क्या करता है, सहायता करता है, और उपभोक्ता क्या करता है कि उसे प्रत्यक्ष रूप से क्या करता है, यूज करता है, उसका उपयोग प्रत्यक्ष रूप से कहलाता है। तो उस मांग को व्युत्पन्न मांग कहते हैं, यानी कि वह मांग व्युत्पन्न मांग कहलाती है। मांग का संकुचन को परिभाषित करें, है ना। उसका मांग का संकुचन क्या होता है ये बताना है। जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाने के फलस्वरूप, जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, फलस्वरूप का मतलब बढ़ जाने के बाद, यानी कि परिणाम स्वरूप उसकी मांग घट जाती है। अगर कीमत बढ़ जाएगी तो मांग घट जाती है, तो उस स्थिति में मांग का संकुचन कहलाता है। हम शुरू से ही आपको बताए हैं कि उपभोक्ता जो होता है वो चाहता है कि हम कम वस्तु में, कम पैसे में अधिक से अधिक वस्तु खरीदें, लेकिन जैसे वस्तु का कीमत बढ़ा वह उसका मांग क्या करता है, घट जाता, और वही मांग को क्या कहते हैं, मांग में संकुचन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं कि जितना भी 18 क्वेश्चन पढ़ाया गया, 18 का 18 आपको जो है एग्जाम में आने वाला है। आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। और एक बात और कहना चाहेंगे कि जो भी बच्चे इसको बीच में इधर उधर होते रहते हैं, वो बाद में आकर कम से कम वीडियो को अच्छी तरह से देख लेंगे। और नेक्स्ट जो है आप इसके लिए, ये तो सब्जेक्टिव था, और आपका जो है अगला वीडियो में ऑब्जेक्टिव भी आपके लिए लाया जाएगा। तो आप जो भी बच्चे सब्जेक्टिव देखते हैं वो ऑब्जेक्टिव का भी क्लास ज़रूर देख लेंगे। ठीक है, आज का इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।